Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 24th August of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था? NRHM कब स्टैब्लिश किया था ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, NHRM नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कब स्टैब्लिश किया गया था? ये जो दो बॉडी है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म है उनसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप पूरा फुल फॉर्म याद रखा करिए हर उसका। तो पहले वाले का है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, दूसरे का है नेशनल ह्यूमन राइट्स मिशन। तो दोनों का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, गोदावरी रिवर के मेन ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए। गोदावरी रिवर्स के मेन ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, विद 3 मिलियन केसेस कोविड-19 अनलाइकली टू अबेट सून। क्या कहते हैं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे हमने देखा कि इंडिया में केस अब 3 मिलियन हो चुके हैं, जैसे 3 मिलियन केसेस हो चुके हैं कोविड-19 के, तो इसके कारण ऐसा लग रहा है कि इतना जल्दी ये हटेगा नहीं, इतना जल्दी ये अबेट नहीं करेगा, ख़त्म नहीं होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ओनली अ वैक्सीन कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प ब्रिंग आउट हर्ड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं कि वैक्सीन ही इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकती है और क्या कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी ला सकती है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे हमने देखा कि इंडिया क्रॉस 3 मिलियन केसेस ऑन संडे की, इंडिया के 3 मिलियन केसेस हो गए संडे को, और जैसे हम देख ही रहे हैं कि 60,000 टू 70,000 केसेस रोज आ ही रहे हैं, तो रोज केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो उससे वही बताया गया कि इंडिया भी बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट हो रहा है इंडिया के कोविड केसेस में। तो जैसे हमने देखा कि ब्राज़ील और यूएसए जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवरऑल केसेस सबसे ज़्यादा ये इन्हीं दोनों देशों में है, तो थर्ड नंबर पे इंडिया है, तो इंडिया में भी केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और लगभग कहते हैं 56,706 लोगों की डेथ हो चुकी है इंडिया में अभी तक, तो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि वैक्सीन ही से इन्फेक्शन को रोक सकती है और क्या कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी ला सकती है। चलिए देख लेते हैं हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दो लिंक से कर सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी इज अ स्टेज ऑफ एपिडेमिक जहाँ पे सब मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन ग्रुप रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन। कि जैसे कोई लोग, जैसे हाँ मैं हूँ, एक इंसान है, उसके आसपास के लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उसके आसपास के लोग इन्फेक्टेड हो गए, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी हैं। तो एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी हैं, तो इनके कारण इस आदमी को इन्फेक्शन नहीं होगा, तो इससे ही कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी कि सब मेंबर्स आर इन्फेक्टेड, सो दे हैव जनरेटेड द एंटीबॉडी, सो दे विल नॉट मेक अदर इन्फेक्टेड फ्रॉम देम। तो क्या कहते हैं इन्फेक्शन नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं इसमें वही लिखा है कि वंस अ सर्टेन proportion ऑफ पॉपुलेशन गेट्स इन्फेक्टेड एंड thus it builds immunity, the epidemic begins to slow down and eventually stop। और जैसे ये एपिडेमिक धीमे धीमे कम होने लगता है और धीरे से खत्म हो जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, एजी डिक्लाइंस प्ली अगेंस्ट एक्टर स्वरा भास्कर। कि अटॉर्नी जनरल जो हमारे के वेणुगोपाल है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है कि जो पिटीशन फाइल हुई थी कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया जाए स्वरा भास्कर के ऊपर, जो उन्होंने कमेंट किया राम जन्मभूमि टाइटल पर, तो उसके ऊपर उनको स्कैंडलाइज करने की, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को स्कैंडलाइज कर रही है, तो उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगना चाहिए। तो इसके लिए क्या कहते हैं क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल जो हमारे हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस प्ली को। चलिए देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में अलग से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री होते हैं। आर्टिकल 76 जो है वो उसमें मेंशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहते हैं इतने क्वालिफाई होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनका कोई टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है कि कितने दिन रहेंगे। इनका रिमूवल होता है, प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल आर नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका कोई जो कहते हैं प्रोसीजर या ग्राउंड्स नहीं है कि किस बेसिस पे अटॉर्नी जनरल को रिमूव किया जाएगा। इनकी ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना, टू परफॉर्म सच एज ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम और हर बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी प्रेसिडेंट द्वारा कोई भी ड्यूटी अपॉइंट की जाती है लीगल ड्यूटी, तो उसको फुलफिल करना। टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द जीओआई इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में हर केस जो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना। टू रिप्रेजेंट जीओआई इन एनी रेफरेंस मेड बाय द सुप्रीम प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी अगर रेफरेंस प्रेसिडेंट द्वारा कहते हैं दिखाया जाता है सुप्रीम कोर्ट पे, तो उस पर अटॉर्नी जनरल काम करते हैं। राइट्स एंड लिमिटेशन, she or he has the right to speak and to take part in the proceedings of both the houses of parliament। क्या कहते हैं, इनके पास पूरी पावर होती है, पूरी राइट होती है कि वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग्स में जा सकें, बैठ सकें सिटिंग्स में और ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इनके पास राइट टू वोट हाउस में नहीं होता है। ये सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होती है। डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते। ही should not advise or hold a brief against GUI, क्या कहते हैं ये इनको नहीं कहते हैं, ये एडवाइस नहीं करते, शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अगेंस्ट GUI, कि किसी को एडवाइस ना करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनके पास। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको असिस्ट करते हैं, और इसके एक करस्पॉन्डिंग ऑफिस और भी है स्टेट में, वो होता है एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165। ये भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल होता है, और क्या कहते हैं आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है इंडिया कुड गेट वैक्सीन बाय ईयर एंड, कि ऐसा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि ये दिसंबर तक या ईयर एंड तक पूरा आपको इंडिया को वैक्सीन मिल जाएगी। ऐसे इसमें कहा गया कि कुछ जो वैक्सीन है वो फेज ट्रायल्स में है, क्या कहते हैं कुछ फेज ट्रायल, फेज सेकेंड ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, तो ऐसे ऐसे कई फेजेस में हमारी वैक्सीन है, तो सितंबर क्या कहते हैं ईयर एंड तक हमें मिल सकती है, इसमें वही बात की गई है। चलिए देख लेते हैं कि ये फेजेस में होता क्या है, एक फ़ोटो है उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। फेज़ 1 जो होता है, फेज़ 1 वो इवैल्यूएट सेफ्टी, डिटरमाइन सेफ्टी, डोसेज, आइडेंटिफाई साइड इफ़ेक्ट, ये देखने के लिए होता है। फेज़ 2 होता है टेस्ट इफेक्टिवनेस की, कितना इफेक्टिव है वैक्सीन, फर्दर इवैल्यूएट सेफ्टी की, सेफ्टी इवैल्यूएट सेफ्टी करना। फेज़ 3 ये कंफर्म इफेक्टिवनेस देखना, मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट देखना कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या किस तरह इफेक्टिव है, ये चेक करना। फेज़ 4 में प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन आफ्टर अप्रूवल, कि कहते हैं रिस्क बेनिफिट्स या बेस्ट यूज़ के लिए क्या क्या ये किस लिए काम कर सकती है, किस तरह यूज़ हो सकती है, तो इस हिसाब से इसमें देखा जाता है। तो ये 4 फेज़ में कहते हैं ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है किसी भी वैक्सीन का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है नाउ एन ऐप फॉर फार्मर्स ग्रीवेंसेस, कि एक ऐप बनाया गया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने बनाया है। इट विल विद वाटर बेस्ड इश्यूज एंड इट्स रिड्रेसल इन उड़ीसा, की जो वाटर बेस्ड इश्यूज हैं वो उड़ीसा में, या उसका बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पे है, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ पे कैनाल में दिक्कत है, कहाँ पे फिक्स टाइम फ्रेम में वाटर प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। इसी अंडर 5T में होगा टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टाइम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। गवर्नेंस 5T गवर्नेंस सिस्टम जो होता है, 5T गवर्नेंस सिस्टम, उसके उस सिस्टम पे ही चलेगा। क्या कहते हैं उड़ीसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर OCAC इसे पूरा इस प्रोजेक्ट को कमांड करेगी। चलिए अगली न्यूज़ आती है फेलिंग ऑन फायर्स, क्या कहते हैं श्रीशैलम जो पावर प्लांट है एक्सीडेंट अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर सेफ्टी कोड्स, कि जो अभी तेलंगाना में एक्सीडेंट हुआ श्रीशैलम पावर प्लांट जो हाइड्रो पावर प्लांट था, तो उसमें क्या कहते हैं जो दिक्कत आई वो फायर सेफ्टी कोड्स के कारण थी, कि फायर सेफ्टी वहाँ पे नहीं थी, इसी कारण इतना बड़ा एक्सीडेंट हो पाया। तो क्या कहते हैं इसमें वही बताया कि 9 पीपल जो मरे उनमें से 5 इंजीनियर थे, जो कहते हैं पेरिस इन द फैसिलिटी ऑन द तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर में जो था वहाँ पे वर्क कर रहे थे। ये 900 मेगावाट का कैपेसिटी थी इस हाइड्रो पावर प्लांट की। द प्लांट ऑन द लेफ्ट बैंक कैनल ऑफ द कृष्णा इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, और ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे ये जो जहाँ पे लगी आग, जो तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है उसके, और इसकी ब्रांच आंध्र प्रदेश में भी है। तो कहते हैं ये फायर सेफ्टी का तब इंसिडेंट हो गया, तो इसमें वही बताया गया
कहते हैं कि कैसे हुआ। लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स आर यूजली बिल्ड विद, कैसे बने होते हैं कि सरफेस लेवल कम होता है, जनरेशन कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स लोकेटेड होते हैं, लेकिन इनमें आई स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें फायर प्रोटेक्शन, ये कहते हैं जो फायर प्रोटेक्शन होता है या वाटर सेंचुरी है, वो जो दिक्कतें होती हैं कि जो चेक होनी चाहिए स्टैंडर्ड, वो उसमें नहीं थे, तो उसी कारण ये इंसिडेंट हुआ। इसमें लिखा है, ये भी लिखा है कि इंडिया लूजेस मैनी लाइव्स ऑफ फायर ईच ईयर, कि इंडिया में बहुत सारी मौतें क्या कहते हैं हर साल फायर इंसिडेंट के एक्सीडेंट के कारण होती है, कि फायर सेफ्टी ना होने के कारण होती है। ये ऐसा बताया कि लगभग 12,000 एक्सीडेंटल डेथ्स 2018 में हुई थी, जो नियरली द नंबर कॉज बाय फोर्सेज ऑफ नेचर, की जो नंबर और जितना लोग नॉर्मल से मरते हैं उससे ज़्यादा लोग इसमें मरे हैं। तो क्या कहते हैं वही बताया गया कि एक्सीडेंटल डेथ जो फायर्स होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं, वुमेन अनइंटरप्टेड, कि वन कि जैसे हमने देखा कि ये लॉकडाउन के समय एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन सर्विसेज मस्ट बी कंटिन्यूस, की इस लॉकडाउन में ये अबॉर्शन सर्विसेज बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, क्योंकि लोगों को ड्रग वो मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी, अबॉर्शन मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी, तो काफ़ी दिक्कतें इसमें आई हैं। तो उसमें यही बात की गई है, द इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स लाइफ इज ओनली नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, कि अब देखा जा रहा है एज ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑफ इनएबिलिटी टू एक्सेस कॉन्ट्रासेप्ट्स एंड अबॉर्शन सर्विसेज, कि लॉकडाउन के समय इनको बहुत दिक्कतें हुई वुमेन्स को, अबॉर्शन सर्विसेज नहीं मिल पाए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं मिल पाए, जैसे हमने देखा कि इंक्लूडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, कि कहते हैं जैसे हमने देखा कि इसके कारण ये ना होने के कारण अबॉर्शन सर्विसेज या कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना होने के कारण कि प्रेगनेंसी अनवांटेड जो नहीं चाहते थे प्रेगनेंसी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, मैटरनल मोर्टेलिटी लोग क्या कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ा। तो इसमें वही बात की गई। इसमें आता है मैरी स्टोप इंटरनेशनल, इसको हम लोग देख लेते हैं ये है क्या मैरी स्टोप इंटरनेशनल, फिर आगे का देखेंगे। मैरी स्टोप इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्ट्रासेप्शन और सेफ अबॉर्शन सर्विसेज 37 कंट्रीज में प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में। ये कहते हैं ये एक्सी फेवर करता है एक्सेस टू अबॉर्शन एंड प्रोवाइड्स अ सेफ्टी ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे एडवाइस, वेस्टर्न कॉमिक्स एंड अबॉर्शन इन द यूएक्स, और जो अदर कंट्रीज है लीगली ये सब प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रासेप्शन, द डेलिबरेट यूज ऑफ आर्टिफिशियल मेथड और टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि कॉन्ट्रासेप्शन मतलब होता है कि किसी आर्टिफिशियल मेथड या टेक्निक को यूज़ करके जो प्रेगनेंसी है उसको कहते हैं अबॉर्शन कराना उसको, तो ये इसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। जो मैरी स्टोप इंटरनेशनल है ये फाउंड किया गया था 1976 में टिम ब्लैक और जेन ब्लैक और फिल हार्वी के द्वारा। इसका पर्पस क्या है, टू अलाउ वुमेन अराउंड द वर्ल्ड टू चूज व्हेन दे आर चिल्ड्रन, कि वुमेन को चूज़ करना है जब वो क्या कहते हैं उन्हें बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। सर्विसेज कॉन्ट्रासेप्शन है, लीगल अबॉर्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके स्टाफ लगभग 13,000 का है। इसके सीईओ हैं सिमोन कुक। चलिए अगली एडिटोरियल देखते, अगला एडिटोरियल आता है थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी। इस पूरे एडिटोरियल में इंडिया नेपाल पॉलिसी के बारे में बताया गया है कि इंडिया नेपाल का रिलेशन क्या है, उसके पूरे में बताया गया है। जैसे हमने देखा कि 15 अगस्त को जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के शर्मा ओली, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल करके उनको बधाइयाँ दी इंडियन क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे के उस पर, कि उनको वेलकम किया गया, उनके क्या कहते हैं इसके ग्रीटिंग्स को वेलकम किया गया। तो उसके बाद हमने देखा कि 17 अगस्त को इंडियन एम्बेसडर नेपाल गया और फिर वहाँ पे नेपाल फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई। नेपाल जो इंडिया नेपाल जॉइंट प्रोजेक्ट है उसको एक कमिटी मॉनिटरिंग कमिटी है उसके बीच में बातें हुई हैं जो इंडिया नेपाल जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनके ऊपर। तो इस पूरे में उसी के बारे में बताया गया कि वही ट्रीटी जो साइन हुई है हमारी इंडिया और नेपाल के बीच में, तो पूरा इंडिया नेपाल रिलेशन है। इसको हम लोग अपने नोट्स के हिसाब से देखते हैं। इंडिया नेपाल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, बुद्धा का बर्थ प्लेस हमने देखा है कि लुम्बिनी जो है वो इस वक्त प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ता है। ये हिंदुइज्म और वो क्या कहते हैं हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के कारण ही इंडिया नेपाल का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। द टू कंट्रीज नॉट शेयर ओनली बॉर्डर्स, ये ओपन बॉर्डर सब नहीं शेयर करती, ये एक रोटी बेटे का रिश्ता भी शेयर करती है। जैसे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है
वो ट्रीटी बात करती है रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाल सिटीजन की, इंडियन सिटीजन्स का नेपाल में और नेपाल सिटीजन्स का इंडिया में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि कोई गलत नहीं होना चाहिए उनके साथ, पूरी इस्टेब्लिशमेंट उनकी, पूरी राइट उनकी होनी चाहिए। इट ऑल्सो स्टैब्लिश नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन एंड नेपाली बिजनेस की, जो इंडियन और नेपाली बिजनेसमैन उनको भी पूरा हक मिलना चाहिए। नेपाल शेयर करता है बॉर्डर कहते हैं 5 स्टेट के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ। रिवर ओरिजिनेटिंग इन नेपाल फीड द पेरिनियल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल की, रिवर ओरिजिनेट करती है नेपाल में, वो जो पेरिनियल रिवर सिस्टम है इंडिया में उसको फुलफिल करती है इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी और हाइड्रो पावर पोटेंशियल, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट बहुत सारे लगे तो उनको फिल करने के लिए होती है। ट्रीटी ऑफ सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली जो द ट्रीटी स्टैब्लिश बाय द कहते हैं नेपाल द्वारा साइन की गई थी, जब उस वक्त एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था कहते हैं 1814-16 में, उसके बाद ये साइन की गई 2 दिसंबर 1850 में, और इसे रेटिफाई किया गया 4 मार्च 1860 को। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल के बीच में साइन की गई थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है मोर एविडेंस ऑफ इंडियाज फूड इनसिक्योरिटी, कि जो इंडिया की फूड इनसिक्योरिटी है उसके बारे में पूरा एडिटोरियल है। इसमें एक एसओएफआई रिपोर्ट है, इसको देख लेते हैं। एसओएफआई होता क्या है? एसओएफआई स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये रिपोर्ट एसओएफआई रिपोर्ट होती है न्यूयॉर्क में रिलीज की जाती है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इसे रिपोर्ट में दिया जाता है। अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को सस्टेन करने के लिए वर्क करती है। इट इज प्रोड्यूस्ड जॉइंटली बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो एफएओ है उसके द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जाता है। यह आईएफएड है जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है यूनिसेफ, उनके द्वारा इसे ब्रॉड किया जाता है। ये जो दिस ईयर द रिपोर्ट इंक्लूड अ स्पेशल फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम अफोर्डेबल हेल्दी डाइट्स की, अफोर्डेबल हेल्दी डाइट्स के लिए इस रिपोर्ट को बनाया गया कि एक फूड सिस्टम कैसा होना चाहिए। इट एनालाइजेज द कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में कैसे हेल्दी डाइट्स होना चाहिए, उसके लिए ये रिपोर्ट इस बार है। तो इस एडिटोरियल में वही कहा गया शुरू में कि डाटा फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन जो है एसओएफआई रिपोर्ट जो है उसमें बताया गया कि इंडिया रिटेन्स द dubious distinction of being the country with the largest population of food insecure people, कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जहाँ पे लोग जो फूड इनसिक्योरिटी के कारण लोग हैं, जो फूड इनसिक्योर है कि हमें खाना मिल पाएगा, जो गरीब लोग हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि अगर सुबह खाना मिला तो रात तक उनको पास खाना होगा कि नहीं। तो फूड इनसिक्योरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है और लोगों को फूड प्रोवाइड बहुत कम हो रहा है। जैसे इस लॉकडाउन के समय बहुत दिक्कतें आई हैं। जैसे एक इसमें और ऑर्गेनाइजेशन आता है प्रिवलेंस ऑफ मॉडर्न एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, इसको भी देख लेते हैं। पीएमएफएसआई, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं इसको। पीएमएफएसआई प्रिवलेंस ऑफ मॉडर्न एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, ये फोकस करता है ऑन मोर कॉम्प्रेसिव मैनर ऑफ द लैक ऑफ एक्सेस टू एडिक्वेट एंड न्यूट्रिश फूड, कि कॉम्प्रेसिव मेजर देखना कि जो लैक है एक्सेस एडुकेट और न्यूट्रिशन फूड का जो लैक है एक्सेस वहाँ पे लोगों को नहीं मिल पा रहा, उसको क्या किया जाए कि लोगों को तक मिल पाए। ये रिपोर्ट इज मैनुअली ऑन द एनुअल सर्विस, जो एनुअल सर्विस होते हैं उन पर बनाई जाती है, जो फूड इनसिक्योरिटी के एक्सपीरियंस को देख के बनाया जाता है। जैसे फूड शॉर्टेज हो गया, स्किपिंग मील्स, चेंजिंग डाइट डाइवर्सिटी, ये जो लैक ऑफ रिसोर्सेज खाना होता है उसको देखकर इसे बनाया जाता है। फिर एक आता है पीरियोडिक लेबर फॉर सर्वे, उस एडिटोरियल में ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन था। पीरियोडिक लेबर फॉर सर्वे, ये एक सर्वे होता है इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे लॉन्च बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो एनएसओ है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, इसे 2017 में द्वारा इसे लॉन्च किया गया था कि इंडिया का सर्वे किया जाएगा कि कैसे होता है। ये रिकमेंडेशन ऑफ अमिताभ कुंडू के द्वारा की रिकमेंडेशन से बनाया गया था। इसका 2 ऑब्जेक्टिव है। एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, की देखना कि कौन की एम्प्लॉयमेंट है और कौन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स है उनको देखना, कि वर्क पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सबको चेक करना और उसके हिसाब से सर्वे होना और फिर रिपोर्ट बनाना। एस्टिमेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन बोथ यूजुअल स्टेटस एंड CWS इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एनुअली,
जो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज है उनमें इनमें देखना। फिर आता है ये NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी है गवर्नमेंट की, जो स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एक्ट 1980 के द्वारा बनाई गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलपमेंट ऑफ अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की, जो नीड्स हैं गवर्नमेंट की उनको फुलफिल करने के लिए, कि पॉलिसी प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए देखने के लिए इसे बनाया जाता है। ऑल बिजनेस ऑपरेशन इन NSO जो होते हैं वो आर डन इन कॉम्प्लाइज विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या प्रोसीजर्स हैं या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ उनको देख कर क्या कहते हैं इसके बिजनेस ऑपरेशन किए जाते हैं। चलिए अगली न्यूज़ आती है, पाकिस्तान डिनाइज दाऊद प्रेजेंस इन इट्स टेरिटरी। की इंडिया ने डिनाई कर दी कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ नहीं है। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से फाउंड किया गया था 1989 में, इनिशिएट बाय द की GN कंट्रीज जो है उनके इनिशिएशन पे किया गया था। इसका प्लेनेटरी ईयर बिगिन होता है जुलाई में, हर साल इसका प्लेनेटरी ईयर जुलाई में स्टार्ट होता है और एंड होता है जून में। एवरी ईयर टोटल ऑफ 3 प्लेनरी वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग्स होती है इसमें। इसका जो ईयर होता है वो 1 जुलाई 2019 और 13 जून 2020 तक था। इसके चाइना हैज़ द प्रेसिडेंसी ऑफ FATF। इससे पहले चाइना की प्रेसिडेंसी थी यहाँ पे, लेकिन जनरली विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी। कहते हैं कि अब चाइना की प्रेसिडेंसी FATF की अगले जुलाई तक 2020 तक 2021 जो क्या कहते हैं अब, लेकिन इसके बाद जर्मनी की प्रेसिडेंसी हो गई है 30 जून 2021 तक। इस वक्त जर्मनी इसका प्रेसिडेंट है, क्या कहते हैं FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ अगर आपको क्या कहते हैं वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए उनके भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें। थैंक यू वेरी मच।